आज हम देखेंगे कि दो समांतर तार हो, दो समांतर धारावाही चालक तार के तारों के बीच चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि दो समांतर वायर हो, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, या इसमें लगने वाला चुंबकीय बल पढ़ेंगे। इससे पढ़ने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट को पहले थोड़ा सा जानना होगा। इसके बारे में हम थोड़ा सा 2 मिनट रिवीजन कराते हैं। इसके बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। देखते हैं, इसके लिए दो बातों को हमको ध्यान देने हैं। पहली बात ये कि कोई अनंत लंबाई का कोई तार है, अनंत लंबाई का कोई तार है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, यह चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अपने से आर दूरी पर कोई बिंदु P हो, तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पत्ति होती है वो होता है μ0 I/2πr। इस बात को विशेष ध्यान देंगे। ये बायो और सॉवर्ट के नियम से हम लोग ने प्रूफ किए हैं। अगर ये आपको नहीं आते हैं तो पिछले इसके लिए इससे संबंधित वीडियो है, आप प्लेलिस्ट खोल के इस वीडियो को देख सकते हैं। हम इसका यूज करेंगे कि अगर किसी वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चलते आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड जो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है ये होता है। और इसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है? डायरेक्शन ये अपने दाहिने हाथ को, इस अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं और इस उंगलियों को उधर जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालने होते उधर इंडिकेट करते हैं और इसको कर्ल करते हैं। तो ये अंदर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर अंदर के तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा लंबवत अंदर की तरफ होगा। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? पहली बात हम लोग इस बात को याद रखेंगे। दूसरा बात ये हम लोग याद रखेंगे कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, बी है, इसमें कोई वायर रखकर, कोई वायर थीटा एंगल पर रखकर इसमें आई करंट फ्लो कराया जाए तो जो इस पर बल लगता है उस बल का सूत्र होता है IBL sin थीटा। दूसरा, इस कंसेप्ट को हम लोग इन दोनों बातों को विशेष ध्यान देंगे। हम लोग इसका भी फॉर्मूला प्रूफ किया है पिछले वीडियो में, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का यूज किया जाता है इस पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। ये कैसे ज्ञात होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, ये करंट के डायरेक्शन में हो, तो अंगूठा इस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस दोनों बातों को आप दिमाग में रखेंगे। आप एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और इस बात को नोट कीजिए कि ये अनंत लंबाई के तार हो तो जो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति करती है ये होता है, और ये कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई वायर रखा गया हो तो इस पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का ये फॉर्मूला होता है IBL sin थीटा। ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? दो समांतर धारावाही चालक तार। देखिए, हमें दो तार दिए गए हैं। एक ये है, मान लीजिए इसका नाम CD AB है, ये तार है AB, और एक हमको तार एक और दिया है, ये तार है अनंत लंबाई के दो समांतर तार हमको दिए हैं। ये तार है CD, ये तार है CD। ठीक है। मान लेते हैं इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है और इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है और करंट का डायरेक्शन सेम है। करंट का डायरेक्शन सेम है। इनकी बीच की दूरी जो है, इनके बीच की दूरी जो है R है, इनकी बीच की दूरी R है। देखते हैं, इनकी बीच की दूरी R है। इन्हीं दोनों पे लगने वाले बल के बारे में हमको बताने हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि बल कहां से आ गया।
इसके बाद इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है। हम ध्यान देने योग्य बात है कि हम ये जानते हैं, अब इस बात को हम मिटाते हैं। देखिए ठीक है, आगे देखते हैं। हमको ये पता है हमको कि इस AB तार में I करंट फ्लो हो रहा है, तब तो ये चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति करेगा। ध्यान देखिए, दो तार हैं, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तब तो ये चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति कर देगा। ये चारों तरफ क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति करेगा। तो जब ये चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति करेगा, थोड़ा इधर एक दूसरा फिगर बनाते हैं। इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है और इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो जब इसमें I करंट फ्लो हो रहा है तो ये चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति करेगा। देखिए ये चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति करेगा, और जब इस तार के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हुई है और ये तार इसके चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तब तो इस पे बल लगेंगे। पहले से पढ़ चुके हैं कि एक तार हो चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा, धारा प्रवाहित होगी तो इस पे बल लगेगा। इस तार में I करंट फ्लो हो रहा है, इसके चलते चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हुई। तो इस तार के चुंबकीय क्षेत्र में ये तार मौजूद है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तब तो इसको एक बल का अनुभव होगा, इस पर एक बल लगेगा, वो भी इस तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। सेम टू सेम यहां देखते हैं। तो आप कहेंगे तब तो ये भी I करंट फ्लो कर रहा है, I2, तब तो ये भी एक चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति करेगा, इसका भी अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसके चलते जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पत्ति हुई है उसमें ये तार मौजूद है, इसमें भी करंट फ्लो है, तब तो इसमें भी बल लगेगा। इस प्रकार पहले तार के चलते दूसरे पर बल लगता है और दूसरे तार के चलते पहले पर बल लगता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें, ये बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए फिर देखिए, इस तार के चलते चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होगी। हम पहले ही बता चुके हैं, एक तार में करंट फ्लो होता है तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। तो जब इस तार के चलते चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होगी, आप उसी चुंबकीय क्षेत्र में ये तार उपस्थित है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, तब तो इस पे बल लगेगा। देखते हैं, इसको हम आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं। इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं तो I1 के चलते हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पहले निकालते हैं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है कितना, हम यहाँ पर निकालते हैं। तार AB के कारण तार CD के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा पहले तार के कारण? B1 = μ0 I1/2πr। इस बात को देखिए, ये तार जो है इस यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति करेगा। यहाँ क्या सभी जगह चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति करेगा। हम इस यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं इस तार के चलते। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, अभी बताए हैं। इसका फॉर्मूला होता है μ0 I/2πr, r जो है बीच का डिस्टेंस। इस तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब ये बताइए, I2 जो है पहले के चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित, अच्छा इसकी दिशा किधर होगी?
तो करंट इधर फ्लो हो रहा है, इधर हमको निकालने हैं, तो लंबवत अंदर की तरफ इसकी दिशा होगी, लंबवत अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और देखेंगे चूंकि तार सीडी B1 चुंबकीय क्षेत्र में है, इसीलिए सीढ़ी पर लगने वाला बल F21 मतलब दूसरे पर लगने वाला बल, वो भी 1 के कारण, पहले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल F21 इज इक्वल टू, सूत्र होगा IBL sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो हम I देख लेते हैं, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इस पर हमको निकालने हैं, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। B तार की लंबाई, मान लीजिए ये L लंबाई का है, अनंत लंबाई अगर नहीं मानते हैं, मान लेते हैं दोनों L लंबाई के हैं, L लंबाई के तार हैं, इसकी भी लंबाई L है, इसकी भी लंबाई L है, तो L हो गया। साइन थीटा किधर कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड लंबवत अंदर की तरफ है और ये करंट इधर फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, थीटा होगा 90 डिग्री, यहाँ थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमें फोर्स प्राप्त हो गया F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू I2, B का मान पुट, B1 पहले के चुंबकीय क्षेत्र में है तो B1 का मान पुट कर देते हैं, μ0 I1 अपॉन 2 पाई R इंटू L साइन थीटा का मान 1 हो गया। मतलब हमको F21 प्राप्त हुआ μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L, ये हमें प्राप्त हुआ दूसरा पर लगने वाला बल। फिर इस बात को एक बार समझते हैं, पहले के चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा वायर उपस्थित है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पर बल लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालेंगे, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है कितना, तो इतना है, और इसकी डायरेक्शन किधर है, तो ऐसे निकाले, लंबवत अंदर की तरफ है, और उसी चुंबकीय क्षेत्र में जो यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति किया है उसका डायरेक्शन है लंबवत अंदर की तरफ, उसका डायरेक्शन है। देखिए अब आपको फिगर बनाते हैं, कुछ समझ में आ जाए। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये एक तार रखा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और अंदर की तरफ तार रखा है, ऐसे दोनों के बीच 90 के कोण हो गए। तो ये तार चुंबकीय क्षेत्र में है तो इस पर बल लगेगा। अब बल का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू IBL sin थीटा। तो इस पर जो बल लगेंगे वो बल होगा 2-1, मतलब दूसरे वायर पर पहले के कारण लगने वाला बल कितना होगा I। तो इसमें कितनी धारा बह रही है I2। B, तो ये पहला का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आया है, B1 की उत्पत्ति हुई है, B1। तो B1 तार की लंबाई कितना है L मान लीजिए L, तो IB1 L sin 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर वायर है ऐसे। I2 B1 का मान हम पुट कर दिए, यहाँ से B1 का मान रख दिए μ0 I1 2 पाई R, और ये L हो गया, sin 90 का मान 1 होता है, दोनों को गुणा कर दिए, हमें ये प्राप्त हो गया दूसरा तार के चलते पहले पर लगने वाला, पहले वायर के चलते दूसरे पर लगने वाला, ये हमको बल प्राप्त हो गया।
चलिए अब इस बॉल की दिशा किधर होगी, इस बॉल की दिशा किधर होगी, तो बॉल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। जिधर करंट फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड को इस उंगली की तरफ रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड है लंबवत अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। बॉल किधर लगेगा, परपेंडिकुलर इधर। जो फोर्स लगेगा फोर्स का ये डायरेक्शन हो जाएगा F21, पहले वायर द्वारा दूसरे पर लगने वाला बल। सेम यही काम हम अब इस पर ट्राई करेंगे, सेम यही काम हम इस पर ट्राई करेंगे। देखते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए और यही काम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। 1 मिनट वीडियो को पॉज करके आप इसको देखिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए अब देखते हैं, हमें ये प्राप्त हो गया कि इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इतना प्रोड्यूस करेगा। और इस तार, ये जो तार है ये मैग्नेटिक फील्ड में है, तब इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है तो इस बॉल लगेगा। अब बॉल लगेगा तो ये बॉल होगा इतना, क्योंकि इसमें बहने वाली धारा फार्मूला होता है IBL sin थीटा। तो बहने वाली धारा, मैग्नेटिक फील्ड कितना है V1, लंबाई है L तार की, और 90 क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर और वायर है बीच में, 90 का कोण हो गया, sin 90 का मान 1 L और I2 आप V1 का मान ये भर दिए। इस प्रकार हमें ये प्राप्त हो गया पहले तार के कारण दूसरे पर लगने वाला बल। अब हम इसका उल्टा देखते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ देखिए, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम समझने के लिए बनाए थे, इसको रिमूव करते हैं। देखिए अब देखिए, जब इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है तब तो ये भी इधर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति करेगा। जब इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है तो ये भी तो इधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पत्ति करेगा। कितना करेगा फिर लिखते हैं, लिख देंगे तार CD के कारण AB के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं। इसके चलते कितना होगा, फिर वहीं B2 = μ0 I, कितना करंट फ्लो हो रहा है I2 इसमें, इसके चलते प्रोड्यूस हुआ है 2πr। इसका डिस्टेंस कितना है r। ये हो गया हमारा थर्ड। इसके चलते यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, फिर वहीं फ्लेमिंग के बाएं वो हथेली का नियम, जिधर करंट फ्लो होता है इसको इस उंगली अंगूठा को उस डायरेक्शन में रखते हैं, जिधर निकालना होता है इधर अपने उंगली को रखते हैं, कर्ल करते हैं बाहर की तरफ। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा लंबवत बाहर की तरफ, इस जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा लंबवत बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ। इसके चलते जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसका डायरेक्शन होगा लंबवत बाहर की तरफ, उसका डायरेक्शन लंबवत बाहर की तरफ होगा। देखते हैं, ये B2 हुआ है। अब इस वायर भी या ये वायर भी चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, B2 चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, मतलब इस पर भी फोर्स लगेगा, इस पर भी फोर्स लगेगा। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा देखते हैं।
तार AB पर लगने वाला बल, तार AB पर लगने वाला बल कितना होगा? हाँ देखिए, तार AB पर लगने वाला बल कितना होगा? F12 पहले पर दूसरे के कारण, पहले पर लगने वाला बल दूसरे के कारण कितना होगा? फॉर्मूला होता है IBL sin थीटा। देखते हैं इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। इस पर लगने वाला बल निकालना है तो इसमें करंट फ्लो लेंगे I1, करंट हो गया I1। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कितना है? B2, मैग्नेटिक फील्ड हो गया B2। तार की लंबाई AL, ये भी L लंबाई क्या है, ये भी L लंबाई क्या है, ये भी L लंबाई क्या है। एंगल कितना होगा? एंगल, मैग्नेटिक फील्ड है लंबवत बाहर की तरफ, तार रखा गया है ऐसे, एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। यहाँ होगा एंगल 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? F12 इज इक्वल टू I1, B2 का मान भर दीजिए, B2 का मान भर दीजिए म्यू0 I2 अपॉन 2 पाई R। आइए L sin 90 का मान 1 छोड़ दीजिए। देखिए ये आ गया F12 इज इक्वल टू म्यू0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू AL। ये मिला हमको 4। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो लगने वाले बल की दिशा ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। करंट किधर फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड इधर है। देखिए करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, करंट मैग्नेटिक फील्ड जो है लंबवत बाहर की तरफ, धारा जो है ऊपर फ्लो हो रहा है। फोर्स किधर लगेगा? इधर। फोर्स का डायरेक्शन जो होगा ये इधर होगा, F12। चलिए और इससे हम बहुत बड़े निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। बड़ा निष्कर्ष क्या है? आप ध्यान देंगे तो 2-1 ये दूसरे पर जो बल लग रहा है पहले के चलते म्यू0 I1 I2 अपन 2 पाई R L, और F12 दूसरे के चलते जो पहले पर बल लग रहा है म्यू0 I1 I2 अपन 2 पाई R इंटू L। दोनों सेम है, दोनों सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। इसे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर दो वायर है, दोनों में एक ही तरफ करंट फ्लो हो रहा है, दोनों में एक ही तरफ करंट फ्लो हो रहा है, समान लंबाई के चालक तार हैं और एक में I1 करंट फ्लो हो रहा है, एक में I2, तो दोनों एक और समांतर तार हैं तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। वो जो दोनों तार होंगे दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर निष्कर्ष ये निकला है कि दोनों चालक तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक, अगर दोनों में अपोजिट करंट फ्लो हो तो क्या होगा? दोनों में अपोजिट करंट फ्लो हो तो क्या होगा? इसी के हिसाब से आप डायरेक्शन निकालेंगे कि दोनों में अपोजिट करंट फ्लो हो तो क्या होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये हम बड़े से निष्कर्ष पे पहुंच गए, हम बड़े निष्कर्ष पे ये पहुंचे हैं कि दो समान लंबाई के चालक तार हैं, I1 I2 करंट फ्लो हो रही है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, R दूरी पर रखे गए हैं, तो उन पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है F इज इक्वल टू म्यू0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू AL। दोनों तार एक दूसरे पर यही बल लगाते हैं। तो इस पे ये बात आता है कि एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा। तो संपूर्ण लंबाई पर लगने वाला ये बल है, तो देखेंगे यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लगेगा। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा? तो ये इधर आ जाएगा F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ये हमें मिला रिजल्ट।
मतलब दो तार एक दूसरे को के समांतर हो, r दूरी पर हो, I1 I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो वो उनके एकांक लंबाई पर जो लगने वाला बल होता है म्यू I1 I2 अपॉन 2 पाई r होता है। इसको वीडियो को पॉज करें, नोट करें, इसके आगे हम बताते हैं। चलिए हम निष्कर्ष पे ये पहुंच गए कि दो समांतर तार है, इस एक में I1 धारा बह रही है, एक में I2 धारा बह रही है, उनके बीच की दूरी r है और लंबाई l है, तो उनके एकांक लंबाई पर जो बल लगता है वो होता है म्यू I1 I2 अपॉन 2 पाई r। यदि मान लीजिए कि दोनों वायर में समान धारा बह रही है, दोनों वायर में समान धारा बह रही है, तो अब क्या होगा, I1 बराबर I2 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं I, तो क्या होगा, F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू I इंटू I अपॉन 2 पाई r। मतलब F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू I स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला है कि जो फोर्स होता है, उन पर लगने वाला जो फोर्स होता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। दूरी की r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दूरी बढ़ेगी मतलब फोर्स उनके बीच घट जाएगा, दूरी जितना कम होगी फोर्स उनके बीच उतना ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम एक बड़े से डिफिनीशन पर चलते हैं। 1 एम्पियर का परिभाषा देखते हैं। 1 एम्पियर का परिभाषा कैसे बना, यहाँ देखिए, मान लीजिए कि दोनों करंट जो है उनके बीच की दूरी जो है r 1 मीटर है, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। ठीक है, दोनों तारों के बीच की दूरी 1 मीटर है और उनकी लंबाई हम मान लेते हैं, लंबाई l मान लेते हैं 1 मीटर, लंबाई भी हम मान लेते हैं 1 मीटर। ठीक है, और यदि उन दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है, दोनों में मान लेते हैं 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं बल कितना लगेगा, जो होगा F अपन L होगा, तो L की जगह पे 1 रख देंगे, इज इक्वल टू म्यू I स्क्वायर जो है यानी कि 1 इंटू 1 हो जाएंगे, और ये 2 पाई और बीच की दूरी 1 मीटर हो गया, 1 टोटल कट गया, फोर्स आ गए म्यू अपॉन 2 पाई। इसका मान कितना होता है, तो म्यू का मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 और ये 2 पाई, इससे ये कट गए, हमें फोर्स प्राप्त हुआ 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 न्यूटन। यहाँ से देखिए हम बड़े से निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अगर दो तार है, दोनों में 1 एम्पियर का धारा बह रही है, बीच की दूरी 1 है और वो दोनों समांतर है, वो दोनों क्या है, समांतर है, तो उनके एकांक लंबाई पर जो बल लगेगा वो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 न्यूटन का बल लगेगा। बात को समझिए, दो अनंत लंबाई के तार हैं, दो अनंत लंबाई के तार हैं, वो भी समांतर, उनकी बीच की दूरी 1 मीटर है, उनकी बीच की दूरी 1 मीटर है। I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी 1 एम्पियर और इसमें भी 1 ही एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, तो इनके एकांक लंबाई पर जो बल लगेगा वो पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगेगा वो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 न्यूटन का बल लगेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, इससे देखिए अब इसको इक्वेशन डिफिनीशन कैसे बनाया गया कि निर्वात हो या माध्यम में हो, समान अनंत लंबाई के दो समांतर तार हों, उनकी बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो प्रत्येक एकांक लंबाई पर अगर 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 न्यूटन का बल लगता है तो इन तारों में बहने वाली जो धारा होती है 1 एम्पियर होती है। फिर समझिए, निर्वात या माध्यम में दो समांतर तार हैं, इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो और इनके एकांक लंबाई पर, यदि इनके एकांक लंबाई पर जो अगर लगने वाला बल जो है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 न्यूटन हो, तो जो इसमें बहने वाली धारा होती है कितनी होती है, 1 एम्पियर। इसी डिफिनीशन को मान्यता मिला, इसलिए यही डिफिनीशन जो है 1 एम्पियर का परिभाषा है। निर्वात या माध्यम में रखे दो समांतर तार अनंत